सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉर्ड ऑफ कमिंग सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वैसे मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला और जिसका कि लिंक तुम्हें पिन कमेंट या आई बटन में मिल जाएगा। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि यहाँ पे चैनपिंग यहाँ अंकल जू, मिस बाओ और साथ सुई डायनेस्टी के सफर पे रवाना हो जाता है और इस रास्ते में यहाँ सभी लोगों से एस्कॉर्ट करने के लिए जुट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जनरल वांग यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग का काम तमाम करने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हम वापस से उसे इमोर्टलिटी यानी इमोर्टल जू को देखते हैं और वो कहने लगती है कि उसने जो पास्ट में हरकत की है उसकी वजह से आज उसका मारा जाना तय है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सॉन्ग यूपिंग जो कि बिल्कुल नशे में टुल था, वो यहाँ पे जनरल वांग से कहता है कि क्या तुम मेरे एक मैसेज को सॉन्ग जेशिंग तक पहुँचा सकते हो, या फिर मैं ये कहूँ सॉन्ग मू, जैसे कि आजकल इसी नाम से जाना जाता है, कि मैं इतने सालों से बस उससे स्प्रिंग फेस्टिवल का प्लेट चाहता था। जनरल वांग ये सुनकर हैरान थे और कहने लगते हैं कि वो सच में उसे अपना नाजायज बेटा मानता है। यहाँ पर ये सुनकर हम देखते हैं कि वो काफी जोर जोर से हंसता है और हंसते हुए पागलों की तरह यहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पे इमोर्टल जू को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि ऐसे रूमर्स हैं कि जो सॉन्ग मू है वो उसका नाजायज बेटा है, और इस बात पर जिन्होंने भी सुना उन्होंने यकीन किया, यहाँ तक कि खुद सॉन्ग यूजेंग भी इस बात पे यकीन करता है। उसने तो सॉन्ग मू की तरफ एक फादर की तरह अफेक्शंस को भी शो करना शुरू कर दिया था और आखिर मैं इस चीज को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, इसी वजह से उसका हर हाल में मरना जरूरी है। अभी यहाँ दूसरी तरफ हम सॉन्ग यूजेंग को देखते हैं जहाँ पर वो नशे में टुल्ल था और कहने लगता है कि मुझे अपनी जवानी के दिन आज भी बहुत याद आते हैं जब मैं ट्रैवलिंग रिकॉर्ड्स को पढ़ना काफी ज्यादा पसंद करता था। बाओपिन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पे मौजूद वो जो ओल्ड ड्रैगन सिटी है, मैंने उसके बारे में भी बहुत सी चीजें पढ़ी हैं। वो तूफानी मौसम, वो ऊंची ऊंची लहरें और वो कड़कड़ाते हुए बादल, ये सब कुछ मुझे आज भी याद है। यहाँ पर वो अपने पुराने दिनों की बात किए जा रहा था कि तभी यहाँ पर जनरल वांग आकर उसका काम तमाम कर देते हैं और फिर उसे वहीं पे छोड़कर जाने लगते हैं और कहते हैं कि यकीन नहीं होता कि स्कॉलर्स भी रोमांचक सफर के इतने ज्यादा शौकीन होंगे, ये मुझे आज पता चला। इसी के साथ वो उसका सिर इमोर्टल जू के पास ले जाता है, जिसे देखकर वो पागलों की तरह खुशी के मारे हंसती है और कहने लगती है कि अब जब मैं दूसरे सिर को देखूंगी तो न जाने मुझे कितनी ज्यादा खुशी होगी। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हम चैनपिंग को देखते हैं जहाँ पर इतने खराब मौसम में वो माउंटेन की चढ़ाई करके बिल्कुल उसके पीक पे पहुंच चुका था, लेकिन उसे यहाँ आने में काफी ज्यादा पेन हुआ था। लिटरली उसकी हालत खराब हो चुकी थी, पानी में वो भीग चुका था। पर जैसे ही उसके पेड़ के ऊपर नजर जाती है तो उसे यहाँ पे लियांग नजर आता है और जैसे ही वो उसे आवाज देता है तो यहाँ पे वो बंदा पलटता है और वो पाता है कि ये लियांग नहीं बल्कि कोई असैसिन का ग्रुप है। अब यहाँ पे वो पीछे भागने लगता है, पर तभी इसका दूसरा साथी आ जाता है और कहने लगता है, आखिरकार चैनपिंग, तुमसे हमारा सामना हो ही गया। वाकई में तुम्हें ढूंढने तक का सफर काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग भरा रहा, लेकिन एट दी एंड हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब तुम्हारे पास कुछ है जो कि हमें चाहिए। जिसके बाद दूसरा बंदा कहने लगता है कि तुम्हें कभी भी उस जगह को छोड़ के नहीं आना चाहिए था। अगर तुम उस मार्शल आर्टिस्ट के साथ रहते तो हो सकता है कि तुम 4-5 दिन और जिंदा रह लेते। ये कहते साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर सीधा चैनपिंग की तरफ बढ़ जाता है। चैनपिंग जो कि पीछे की तरफ हटता है, अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो गिरने लगता है और अपनी नजरों के सामने देखता है कि ये दोनों ही अपने अपने अटैक्स इसकी ओर कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल ये दोनों दूर छुटक जाते हैं। और तभी यहाँ पे लियांग आ जाता है और कहने लगता है कि तुम दोनों को शर्म नहीं आती यहाँ कि दो मार्शल रियलम के 7th स्टेज के कल्टीवेटर यहाँ 2nd रियलम के बंदे से पंगा ले रहे हैं। वाकई में ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लियांग आ चुका था। लियांग को देखते साथ ही ये दोनों बंदे उस पे टूट पड़ते हैं, लेकिन लियांग पहले वाले बंदे की स्वॉर्ड को ही हवा में उछाल देता है और एक जोरदार लात मार के इसे दूर पटक देता है और फिर दूसरे वाले बंदे को भी ये ऐसे ही ठिकाने लगा देता है और बस अपने बैम्बू स्टिक के हल्के से पुश के साथ ही इसे काफी दूर पटक देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों वापस से अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें हमारी फुल पावर को यूज करना ही होगा, कोई भी होल्ड बैक नहीं करेगा। अब दोनों अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करते हुए लियांग के सामने आ जाते हैं और दोनों ही एक साथ यहाँ पे लियांग पे हमला करते हैं, लेकिन लियांग दोनों के अटैक से डॉज करते हुए अपनी कमाल की फुर्ती दिखाता है और यहाँ पे पलक झपकते ही इन दोनों के सारे अटैक से डॉज कर जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिमोनिक पावर का यूज करता है वो बंदा उस पे अटैक हो जाता है, लेकिन लियांग तेजी से उसके हर एक मूव से डॉज करते हुए वो यहाँ पे पलटता है और पानी की एक बूंद को सीधा इसकी तरफ ऐसे थ्रो करके मारता है कि सेकंड्स में ये बंदा वहीं पे ढेर हो जाता है। इसी दौरान इस मौके का फायदा उठाकर दूसरा वाला बंदा 1000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए लियांग पे अटैक करता है, लेकिन लियांग उन सारे अटैक से भी डॉज कर जाता है। और यहाँ जो दूसरा वाला बंदा अपनी डिमोनिक पावर से उस पे अटैक को जाता है तो वो उसके हाथ को ऐसे पकड़ता है कि उसका अटैक 2 डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाता है और सीधा दूसरे वाले बंदे को वो घुमा के उस 1000 स्वॉर्ड टेक्निक की तरफ कर देता है, लेकिन एंड मोमेंट पे उसका
साथ ही अपने स्वॉर्ड का डायरेक्शन चेंज कर देता है। और मानना पड़ेगा एनिमेशन टॉप नॉच वाली थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ये दोनों साथ में उस पे टूट पड़ते हैं, दोनों डायरेक्शन से अटैक करते हैं, लेकिन लियांग के लिए ये बिल्कुल बाएं हाथ के खेल जैसा था। ऐसा लग रहा था कि जो कहानियां वो रास्ते में सभी को सुनाता हुआ आ रहा है वो सब कुछ सच था। ऐसे इनके बीच फाइट चलती है और तभी वो उनमें से एक के ऊपर जंप करता है और हवा में जाते साथ ही कहने लगता है कि यहाँ पर आने से पहले तुम लोगों को सोचना चाहिए था कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। पर तभी वो कहने लगता है कि वैसे मैं एक बात बताऊं, यहाँ आने से पहले मेरा सामना एक ऐसे हीरो से हुआ था जो कि एक पोएम को रिसाइट कर रहा था और जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी था। कहते हुए वो अपने बैम्बू स्टिक को पकड़ता है और सीधा जमीन की तरफ लैंड करता है और इतना पावरफुल इम्पैक्ट यहाँ रिलीज होता है कि अगले ही पल सब कुछ यहाँ पे शांत हो चुका था और ये दोनों पहाड़ की चोटी से जा गिरते हैं और यहाँ पे चेन पिंग उसकी ताकत को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका था। इसी दौरान जो यहाँ लियांग है वो उसके सामने आता है और कहने लगता है कि आज का ये मौसम ना उस हीरो के पोएम से काफी ज्यादा सिमिलर है। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा आसमान ही उसके पोएम को डिस्क्राइब कर रहा हो। यहाँ पे चेन पिंग उसकी बातें सुन के हैरान था। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम स्नो टेम्पल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर निंग मौजूद थी और वो यहाँ सामने मौजूद एल्डर से कहने लगती है कि जब लियांग यहाँ से गया क्या उसने जाने से पहले कुछ कहा, जिस पे वो बताने लगते हैं कि हाँ, उसने कहा कि वो एक ऐसे लड़की की तलाश में जा रहा है जिसके पास कुछ ऐसा है जो कि उसे अपने लिए चाहिए था, इसीलिए वो हर हाल में उस चीज को लेने के लिए उसके पीछे रवाना हो गया। अरे हाँ, जरा देखो, उसने तुम्हारे लिए एक तोहफा भी छोड़ा है, जिसके साथ ही वो यहाँ सामने की तरफ पॉइंट करता है और यहाँ हम देखते हैं कि बहुत से बीस्ट की लाशें पड़ी हुई थी जो देखकर यहाँ पे जो निंग थी वो भी काफी ज्यादा हैरान थी। इसी दौरान हमें वापस से चेन पिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लियांग की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान था। उसकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह जाती हैं और लियांग उससे कहने लगता है कि हाँ, तुम सही समझे, मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए इसलिए आया था क्योंकि तुम्हारे सिर पर मौजूद वो हेयर पिन मुझे चाहिए। यहाँ पे ये सुनकर जो चेन पिंग है ये और ज्यादा पैनिक कर जाता है क्योंकि उसे पता है कि ये मास्टर जी ने उसे दिया था, तो आखिर ये बंदा इस चीज के पीछे क्यों पड़ा है। यहाँ पे जो लियांग है वो जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि शायद तुम मरने वाले हो। चेन पिंग उससे सवाल करता है कि आखिर तुम हो कौन। लियांग उसके करीब आता है, बताने लगता है कि मेरा नाम है लियांग। लियांग का मतलब होता है एक काइंड पर्सन। इसके अलावा और मैं तुम्हें क्या बताऊं। यहाँ पे उससे चेन पिंग कहने लगता है कि जिस जेड हेयरपिन की तुम बात कर रहे हो ये तो बस एक ऑर्डिनरी जेड हेयरपिन है, इसमें ऐसा क्या खास है। जिस पे वो हंसने लगता है, कहता है कि ये तुम डिसाइड नहीं करोगे कि ये ऑर्डिनरी है या नहीं। चेन पिंग उससे काफी सीरियस टोन में कहता है कि क्या तुम यहाँ हम सभी को हार्म पहुँचाने के लिए आए हो। जिस पे यहाँ पे लियांग उससे कहने लगता है कि मैंने कहा ना, तुम्हारे पास ये जो हेयरपिन है जिसे कि तुम ऑर्डिनरी हेयरपिन बता रहे हो, अगर ये ऑर्डिनरी हेयरपिन भी हुआ तो भी ये तुमसे बिलोंग नहीं करता। ये वो हेयरपिन है जो कि सेंट ज़ीशांग काफी सालों से खुद के पास प्रिजर्व करके रखते हुए आ रहे हैं, तो आखिर ऐसी चीज तुम्हारे पास कैसे आ सकती है। कोई ना कोई राज तो इसमें छुपा हुआ है। ये कहते साथ ही वो उसके करीब जाने लगता है, पर तभी वो उससे कहने लगता है कि अगर मैं इसे दूसरा एंगल से सोचूं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई हेयरपिन ना हो करके कोई ऐसा सीक्रेट टोकन हो जो कि स्कॉलरी लीनेज के द्वारा पास डाउन की जाती है। ये कहते हुए वो अपनी बैम्बू स्टिक को बाहर निकालता है और जैसे ही एक तरफ वो चलाता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था। ये देख कर चेन पिंग की रूह जैसे कांप उठती है, वो पीछे की ओर हटने लगता है। यहाँ पे जो लियांग है वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतनी ट्रेजरस चीज को अपने सिर पे हेयर पिन की तरह पहन लेने से क्या ये चीज तुम्हारी हो जाएगी या ये तुमसे बिलोंग करने लगेगी। और फिर वो अपनी बैम्बू स्टिक को सीधा उसके गर्दन के पास ले जाता है और कहने लगता है कि बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि ये करना बिल्कुल सही है। यहाँ पे चेन पिंग की सांसें बिल्कुल थम सी जाती हैं और फिर अगले ही पल वो अपने सिर से उस हेयर पिन को उतारने लगता है। ये देखकर जो लियांग है वो कहने लगता है कि ये मास्टर ज़ीशांग की एक रेलिक है और उनके मास्टर से भी ये बिलोंग करती है। अगर ये तुमसे टूटा ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, और हाँ, याद रखना मैं झूठ नहीं बोलता। ये कहते साथ ही वो पलटता है कि तभी यहाँ पर चेन पिंग भी वहाँ से दूर जाने लगता है, लेकिन पलटते हुए वो उसकी तरफ एक पंच अटैक करता है, लेकिन लियांग उसके अटैक से बहुत इजीली डॉज कर जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर उसके सिर से वो हेयर पिन भी निकाल लेता है और कहने लगता है कि देखा, तुम्हारे जैसे बच्चे से इसे छीनना बहुत आसान है। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से ये कोई ऑर्डिनरी जेड पिन ही होगा, वरना वो ऐसे लड़के को इतना रेयर जेड पिन क्यों देते। ये लो, तुम इसे रख सकते हो। अब चेन पिंग जैसे उसे लेने जाता है तो वो अपनी ग्रिप टाइट करता है और कहने लगता है कि एक बात याद रखना कि कोई भी डेड ऑब्जेक्ट किसी इंसान की जिंदगी से ज्यादा मायने नहीं रख सकती। जिंदा रहना ही हेवन के अंडर में ये सबसे बड़ा रूल है। ये कहते हुए उस पिन को वो उसे दे देता है और कहने लगता है कि याद रखना, जान है तो जहान है। जब तक तुम जिंदा हो तब तक उम्मीद बाकी है, तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। जब तक तुम्हारी आखिरी सांस चल रही है, तुम चाहे जितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों ना करो, कभी भी उम्मीद मत हारना। चेन पिंग को उसकी ये सारी बातें काफी ज्यादा मोटिवेट करने वाली लगती हैं, तो वो उसके करीब जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम मास्टर जी को जानते हो। जिस पे वो हंसता है और पास्ट के एक सीन को याद करता है जहाँ पर उसके सामने एक बच्चा रोते
हुए आता है, कहने लगता है कि लियांग मुझे अभी के अभी तलवारबाजी सीखनी है, क्योंकि सीनियर ब्रदर जू जब भी मुझसे कोई बहस जीत नहीं पाते तो वो मुझे मारना शुरू कर देते हैं। सीनियर ब्रदर सुई भी उसे होल्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि कोई भी मेरा साथ नहीं देता। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मास्टर जी शेंग है, और वो उनके सिर पे हाथ फेरते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में वो बताने लगते हैं कि तुम्हारे जो मास्टर जी शेंग है ना, वो इस दुनिया से उम्मीद छोड़ चुके हैं, तो उनके रास्ते को फॉलो मत करो, बल्कि जो रास्ता वो तुम्हें दिखा के गए हैं उसे फॉलो करो। और दूसरी बात, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ जो कि मैं तुम्हें सही और गलत का रास्ता बताऊं, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ कि तुमने इस दुनिया की अच्छी और बुरी चीजें अभी तक नहीं देखी है। मुझे लगा कि मेरी कोई चीज तुम्हारे पास है, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढता हुआ चला गया। यहाँ तक कि मैंने तो उस पैलेस में एक वर्ड को भी कार्व कर लिया था, और मैं पूरे यकीन के साथ यहाँ आया था कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। लेकिन जब सच्चाई का मुझे पता चला तो मैं खुद यहाँ हैरान हूँ। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर उस चट्टान के ऊपर कुछ लिखने लगते हैं, और तभी वो चेन पिंग से कहने लगता है कि इसीलिए फ्यूचर में तुम्हें याद रखना है, यहाँ जो भी मैंने बातें बोली है तुम्हें यहाँ उन वर्ड्स को अपने इस भेजे में ना अच्छे से फिट कर लेना है, वरना मैं तुम्हें वहाँ आकर बहुत बुरी तरीके से तुम्हें पीटूंगा। अब यहाँ पे चेन पिंग उसके पास से उस वॉल पर लिखे उस वर्ड को रीड करने के लिए चाहता है, लेकिन लियांग उसे पीछे की ओर धक्का दे देता है, जिससे वो जमीन पे गिरता है। और तभी वो कहता है कि क्या तुम सच में लियांग हो? जिस सुनकर वो काफी जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, मेरा नाम लियांग है, और लियांग का मतलब है काइंड पर्सन। जिसपे चेन पिंग कहता है कि हाँ, और तुम एक बहुत ही महान तलवारबाज हो, तुम्हारी कहानी मैंने सुन रखी है। जिसपे वो हंसता है और कहने लगता है कि ठीक है फिर चलो, अब हमें इस बॉर्डर को क्रॉस करके एकेडमी तक जाना है, और मैं तुम्हें वहाँ तक एस्कॉर्ट करके ले जाऊंगा, जिसके बाद ये जो बच्चे तुम्हारे साथ है ये लोग वहाँ जाकर अच्छी एजुकेशन को हासिल कर पाएंगे। दासुई एकेडमी काफी अच्छी जगह है, लेकिन हाँ यहाँ बॉर्डर तक ही बस मैं तुम्हें एस्कॉर्ट करूंगा, उसके बाद तुम सभी को अपने ऊपर ही रुलाई करते हुए दासुई क्लिफ एकेडमी तक जाना होगा, और हाँ वहाँ से सही सलामत तुम अपने घर वापस आ पाओगे या नहीं ये भी तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि तब तुम्हें एस्कॉर्ट करने वाला शायद कोई ना हो। इसी के साथ चेन पिंग लियांग का शुक्रिया अदा करता है और कहने लगता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो तुम्हारे एक चाल ढाल और बातों से ऐसा लगा जैसे कि तुम कोई अच्छे इंसान नहीं हो, लेकिन अब जबकि मैंने तुम्हें जाना है, तुमसे बात किया, तो पता चला कि मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचता था, और ये भी कि मैं तुम पे यकीन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर जो लियांग है वो पहले हंसता है और फिर घुमा के एक सीधा उसके सिर पे लगाता है और कहने लगता है कि सिर्फ रिस्पेक्ट से काम नहीं चलेगा, अगली बार फ्यूचर में जब तुम मेरे जैसे किसी पियरलेस मास्टर से मिलो ना, तो थोड़ी सिंसियरिटी दिखाओ, थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ, ऐसे छाती चौड़ी करके खड़े मत रहना। जिसके बाद वो उसे उंगली करता है। अभी यहाँ पे ये देखकर चेन पिंग कहता है कि अगर तुम इतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो क्या तुम जू ही को हरा सकते हो? यहाँ पे जू ही का नाम सुनते साथ ही इसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और लियांग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहने लगता है कि चेन पिंग तुम्हें एक बात बताऊं, तुम जी शेंग से भी काफी ज्यादा अनोइंग हो, संजय दोबारा ऐसी बातें मत करना मुझसे। अभी यहाँ पे हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग खाने की तैयारी कर रहे थे कि तब ये यहाँ पे लियांग से कहने लगता है कि एक बात बताओ, मुझे ना चेन पिंग ने कल रात बताया कि तुम माउंटेन की टॉप पे वो करने गए थे, लेकिन तुम्हारे पास पानी नहीं था तो तुम्हें ऐसे ही खाली हाथ वापस आना पड़ा, तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा ना। जो सुनकर लियांग उसके कान पकड़ता है और कहने लगता है कि अच्छा ये बात तुम्हें चेन पिंग ने कहा? हाँ। जिस पे शी काफी जोरों से चिल्लाता है और कहने लगता है कि अरे रे इतना बुरा मानने की क्या बात है, तुम्हें पता है मैं एक काफी खूबसूरत सी सिस्टर को जानता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ, उसका नाम है ली लियू जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है, तो बताओ क्या ख्याल है। लेकिन हम देखते हैं कि लियांग उसके कान को और ज्यादा मरोड़ता है और शी यहाँ पे बेचारा चिल्लाता रह जाता है। यहाँ पे हम डोंग को देखते हैं जो कि इसकी बातों से पूरी तरीके से पक चुका था, लेकिन तभी यहाँ पे शी आगे कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, भले इसका नाम बुरा हो लेकिन वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है, और यहाँ ये जो दो ठरकी बैठे हैं ना, इनसे पूछ लो, ये दोनों तो मेरी सिस्टर को दिन रात ताड़ते रहते हैं। बेचारा डोंग जो कि किताबों में खोया था, जब ये इल्जाम अपने ऊपर सुनता है ना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसकी बातें सुनकर जो लियांग है वो उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में झांकता है, उसकी मेमोरीज को भी वो चेक करता है और यहाँ उसे पता चलता है कि वाकई में इस लड़के को किसी एक्सपर्ट ने बचपन से ट्रेन किया है और इसने काफी लंबा सफर भी किया है। जिसके बाद वो यहाँ पर शीसस के फादर का नाम पूछता है, तो यहाँ पे जो डोंग होता है वो बताने लगता है कि इसके फादर का नाम लियार है और जो कि हमारे टाउन का एक नंबर का बेवड़ा है, जिसे कि सभी लोग जानते हैं। जहाँ पे ये कदम रख दे वहाँ पर मुसीबत आना लाजमी है, और शी का असली नाम ली हुआई है, लेकिन अपने बाप के बुरे इमेज के चलते इसे हर कोई बुली करता है। न जाने इसे कितना कुछ तो सुनना पड़ता है, आए दिन इस पे कोई ना कोई हमला करता है, कोई ना कोई इसे छेड़ता रहता है। यहाँ पे हम शी को देखते हैं जो कि मुंह बना के पेड़ के ऊपर बैठा रहता है और लियांग समझ जाता है कि क्यों आखिर उसका नेचर ऐसा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि डोंग को कंफ्यूज होता हुआ देखकर वो अपनी ड्रिंक को उसे पास करता है, और जैसे ही वो उसकी एक सिप लेता है उसे काफी ज्यादा मजा आता है कि तभी यहाँ पर शी आकर कहता है कि मैं भी पीऊंगा, लेकिन लियांग उसे मार के भगा देता है और कहने लगता है कि यहाँ से दूर हट जाओ, तुम्हारे जैसे जंगली के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, और वैसे भी ये बच्चों के लिए नहीं है। जिस पे वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है 2 साल पहले न्यू
ईयर की नाइट को मैंने इसे चुपके से पिया था। तो ये मत कहो कि मैंने कभी पिया नहीं। मेरा बाप जो कि दिन रात शराब में डूबा रहता है, तुम मुझे मना कर रहे हो। अब यहाँ पे हम लिटिल बाव को देखते हैं जो कि उस गधे को जाकर फीड करती है और कहने लगती है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, आखिर जूनियर मास्टर अंकल कहाँ है? यहाँ पे चैनपिंग की फिक्र जूहे को भी होती है और वो कहने लगती है कि आखिर वो कहाँ रह गया, अब तक क्यों नहीं आया। उसकी वजह से हमारी मिस इतनी ज्यादा परेशान हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूहे का फादर जो अपनी डीमन क्विलिंग बेल होती है वो यहाँ चैनपिंग को देते हुए कहने लगता है कि इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारे आगे बहुत काम आएगा। जिस पर चैनपिंग उस बेल को बचाने की कोशिश करता है लेकिन कोई साउंड नहीं आती, जिस पर वो कहता है कि आखिर इससे कोई आवाज क्यों नहीं आ रही। जिस पे अंकल जू बताने लगते हैं कि पागल कहीं के, जब तक यहाँ पे आसपास डीमन नहीं होगा तो इसमें से आवाज कहाँ से आएगी। जिसके बाद वो उसे बताने लगता है कि असल में जो हाल ही में माउंटेन एप इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद से ही मेरी बेटी और तुम्हारे बीच गलतफहमी बढ़ती जा रही है। इसी के चलते वो तुम्हारे साथ रूट भी रहती है, तो ज्यादा बुरा मत मानना। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर जो चैनपिंग है वो उसका शुक्रिया अदा करता है और बताने लगता है कि चिंता मत कीजिए, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा। अब यहाँ पे वो कहने लगता है कि वैसा तो हम लोग कुछ ज्यादा स्किल्ड नहीं है, लेकिन जब बात मिस बाव पे आएगी ना तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। जिसके बाद वो चैनपिंग के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहता है कि चैनपिंग, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम मिस बाव का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखोगे। साथ ही यहाँ पे जो अंकल सूहे मन में कहने लगता है कि इस लड़की की बॉडी भी टफ है और इसकी माइंड भी बिल्कुल शार्प है, इसके अंदर साहस की कोई कमी नहीं, इसी वजह से तो वो माउंटेन मूविंग एप का सामना कर पाया। अगर इसकी जगह मैं होता तो शायद मैं इतनी हिम्मत कभी नहीं कर पाता कि उनका सामना करूं। इसी के साथ वो यहाँ पे पानी में कूद जाता है और यहाँ पे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए से बताने लगता है कि चैनपिंग, तुमने अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छे से टेम्पर्ड कर लिया है, बिल्कुल उन नोबल रईस बच्चों की तरह। और अगर तुम बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे बिना रुके लगातार जी जान के साथ, तो तुम्हें सेकंड रियलम के पीक तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हुए वो जमीन पे सीधा एक जोरदार फिस्ट लैंड करते हैं कि तभी यहाँ पर जो बेल चैनपिंग के हाथ में मौजूद थी वो अचानक से रिंग करती है। तो ये देखकर जो अंकल सू है वो कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, यहाँ पे रुकना अब बिल्कुल भी सेफ नहीं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर पानी के ऊपर एक डेड बॉडी को पड़ा हुआ देखते हैं और जब जनरल वांग इसे चेक करते हैं तो सीधा जाकर इमॉर्टल जू को बता देते हैं कि इन लोगों को सिंगल शार्प ब्लेड अटैक से मारा गया है, इनके मरेडियंस तक को बहुत बुरी तरीके से शैटर्ड कर दिया गया है। जो सुनकर इमॉर्टल जू कहने लगती है कि आखिर फेंगशेन टेंपल इतना ज्यादा इनविजिबल कब से हो गया, आखिर उनके पास इतने पावरफुल लोग कैसे आ गए कि भाई अचानक से सामने आ गए और लोगों को ऐसे काटने लगे जैसे कि घास फूस हो। यांग हुआ, जल्द से जल्द इन सभी के नाम को रिपोर्ट करो और मुझे बताओ कि आखिर लोगों की कल्टीवेशन रियलम क्या है। जिस पर वो बताने लगती है कि इनमें से एक 7th रियलम का कल्टीवेटर है और दूसरा है 8th रियलम का, और दोनों को फ्लाइंग स्वॉर्ड और दाओइस्ट तालिस्मान की ट्रेनिंग दी गई है और हर मैजेस्टी ने बीते 20 साल में इन्हें जो भी टास्क दिया है ये लोग सभी में सक्सेस के साथ वापस आए हैं। आज तक ये लोग किसी भी मिशन में फेल नहीं हुए। दोनों का दाली कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ पे ये सुनना ही था कि इमॉर्टल जू गुस्से के साथ तिल मिलाने लगती है और कहने लगती है कि इतने ताकतवर लोगों को मार दिया गया। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए कहने लगती है कि मुझे कीदो माउंटेन के वो जो ब्लैक एंड व्हाइट स्टोन है वो अभी भी याद है, साथ ही वहाँ के लोग भी जो कि एक दूसरे को डिवोर करके अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। न जाने इन दिनों आखिर वो लोग क्या कर रहे होंगे, खासकर मुझे उन दोनों स्टोन्स के बारे में जानना है। जिस पर वो बताने लगती है कि अब वहाँ पर सिर्फ एक ब्लैक और एक व्हाइट बचा हुआ है और ये बाकी के लोगों को काउंटलेस अमाउंट में डिवोर किए जा रहे हैं कि हमारे मिनिस्टर को वहाँ पे जाकर इन दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। जिस पे इमॉर्टल जू कहती है कि नहीं, उन्हें वैसा ही छोड़ दो, ये आगे चल के हमारे लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। जिसके बाद वो अपने मन में कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर इनमें कितना दम है। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर कोई मुझे कैसे रोक सकता है जब मैं किसी को मारना चाहती हूँ। तब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शाम का वक्त हो चुका था कि तभी यहाँ पर मिस बाउन जो चैनपिंग है उसके पास जाकर कहने लगती है कि लिटिल अंकल जरा वो सामने देखो, वहाँ पर कितने सारे बैम्बू ट्रीज है ना, और नजारा भी काफी ज्यादा खूबसूरत है, तो आपका क्या ख्याल है। जिस पे वो कहने लगता है कि मिस बाउ एक बात याद रखो, अभी रात का वक्त होने वाला है, नजारा चाहे जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो हम वहाँ नहीं जा सकते। जो सुनकर बेचारी मिस बाउ का मुंह लटक जाता है और वो दूर जाके बैठ जाती है कि तभी उसे याद आता है कि चैनपिंग ने उसे प्रॉमिस किया था कि हमारी सफर के दौरान जब भी मुझे कोई बैम्बू फॉरेस्ट मिलेगा तो मैं इनसे तुम्हारे लिए बैम्बू बॉक्स और एक छोटा सा बैम्बू स्ट्रॉ जरूर बना दूंगा। पर वो खुद के मन को शांत करते हुए कहने लगती कि ली बाउ तुम्हें इतना भी ज्यादा अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए, लिटिल मास्टर अंकल ऑलरेडी तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। अब यहाँ पे उसका उतरा हुआ चेहरा लियांग नोटिस कर लेता है। इसी के साथ रात हो जाती है, सभी लोग सो जाते हैं, बस यहाँ पे चैनपिंग और लियांग ये दोनों जाग रहे थे कि तभी यहाँ पर चैनपिंग लियांग से कुछ ऐसा पूछता है कि लियांग कंफ्यूज हो जाता है कि उसका जवाब दिया जाए या नहीं। चैनपिंग उससे कहने लगता है कि लियांग एक बात बताओ, तुम वो इंसान नहीं हो ना, वही वे जिन जिसे कि मास्टर रुआन ने हायर किया था, है ना, तुम वो इंसान नहीं हो ना। जो सुनकर यहाँ पे लियांग स्माइल करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी
काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।